थोड़ी देर बाद ही मूवी देखते हुए सो गए, लेकिन अंशा पूरी तरह नशे में थी। मूवी देखते देखते वह खुद से ही शर्माते हुए बुदबुदाई, आज मैं अपने हबी को रोमांटिक सरप्राइज दूंगी। अंशा ने बेबीज को ब्लैंकेट ओढ़ाया और लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम की ओर चली गई। रूम में पहुंचते ही उसने लैंडलाइन फोन से मेड मैक्सी को फोन किया और फिर फोन पर मेड से बोली, मुझे आज अपने हबी को रोमांटिक सरप्राइज देना है, तो मेरे रूम में रोज फ्लावर और कैंडल भिजवा दो। वहीं किचन में खाना बना रही मैक्सी अंशा की बात सुनकर मुस्कुराई और बुदबुदाई, आखिरकार मैम को बॉस से प्यार हो ही गया। मैक्सी ने दूसरी मेड को किचन का काम सौंपा और खुद फूल और कैंडल लेकर विक्रांत और अंशा के कमरे में पहुंच गई। उसने अंशा के कमरे को सजाना शुरू किया, लेकिन अंशा के लड़खड़ाते कदम और नशे में झूमता चेहरा देखकर मैक्सी ने चिंता जताई। मैम, आपने शराब पी है? अंशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैक्सी, तुम्हें पता है मैं विक्रांत सर से कितना प्यार करती हूँ। मैक्सी ने गहरी सांस ली और बोली, मैम, इस हालत में आप बॉस को रोमांटिक सरप्राइज मत दीजिए। आप बॉस को जानती हैं ना, वो आपके करीब आना चाहते हैं। प्लीज अपने होश में आइए। लेकिन अंशा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने मैक्सी को कमरे से बाहर भेज दिया और खुद रेडी होने चली गई। वहीं रूम के बाहर खड़ी मैक्सी खुद से बुदबुदाई, मैम अपनी इस हरकत के लिए पक्का पछताने वाली है। रात का समय था। विक्रांत अपनी ब्लैक लग्जरी कार से विला लौटा। विला के गेट पर गार्ड्स ने ग्रीड किया और कार अंदर दाखिल हुई। कार रोकने के बाद ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। विक्रांत अपनी कार से उतरकर गहरी सांस लेते हुए विला के अंदर कदम रखा। उसका रौबदार व्यक्तित्व और तेज चाल उसे और भी खतरनाक लेकिन आकर्षक बनाते थे। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वह सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी नजर कमरे की सजावट पर गई। पूरा कमरा खूबसूरत फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। हल्की हल्की खुशबू और मध्यम रोशनी ने माहौल को बेहद रोमांटिक बना दिया था। विक्रांत की नजर बेड पर गई, जहां गुलाब की पंखुड़ियों से आई लव यू हबी लिखा हुआ था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान उभरी। उसने अपना कोट उतारा और काउच पर रख दिया। फिर उसने आवाज लगाई, स्वीट हार्ट, तुम कहाँ हो? अचानक कमरे से अटैच बालकनी से हल्की हल्की गुनगुनाने की आवाज आई। विक्रांत की भौहें हल्की ऊपर उठी। वह बालकनी की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर अंशा पर पड़ी। अंशा बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी थी। उसने एक सेक्सी सी ब्लैक कलर की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी, जो उसकी मक्खन जैसी गोरी त्वचा से और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बाल हवा में उड़ रहे थे। चांद की रोशनी में उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रही थी। विक्रांत के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल उभरी। वह चुपचाप उसके पास गया और पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अंशा हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, मेरे हबी को मेरा सरप्राइज कैसा लगा? विक्रांत ने उसकी कंधे पर किस किया और कहा, बहुत अच्छा स्वीट हार्ट, लेकिन तुम इस सरप्राइज से और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अंशा ने विक्रांत की ओर मुड़कर देखा। विक्रांत ने अंशा की आंखों में झांकते हुए कहा, चांदनी रात हो और तेरा साथ हो, इससे खूबसूरत और क्या बात हो? अंशा मुस्कुराई और विक्रांत ने उसकी मुस्कान का फायदा उठाते हुए उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। यह किस लंबा और गहरा था। दोनों एक दूसरे में खो गए। किस के बाद अंशा ने खुद को विक्रांत से थोड़ा दूर किया और बालकनी में बने स्विमिंग पूल की ओर बढ़ गई। उसने पूल के किनारे खड़े होकर विक्रांत की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हब्बी, आप भी मेरे पास आओ। विक्रांत उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और फिर अपनी शर्ट उतार दी। उसकी फिट बॉडी देख अंशा की आंखों में हल्की शरारत झलकी। विक्रांत अंशा को लेकर स्विमिंग पूल में उतर गया। विक्रांत ने अंशा को अपनी बाहों में भर लिया और एक बार फिर से उसके होंठों पर किस करने लगा। इस बार अंशा ने भी किस में उसका पूरा साथ दिया। विक्रांत के हाथ अंशा की कमर पर थे। किस खत्म होने के बाद विक्रांत ने उसे पूल की दीवार के पास ले जाकर सटा दिया और फिर अपने होंठों से अंशा की गर्दन, कंधे और कॉलर बोन पर धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया। अंशा ने हल्की सी सिहरन महसूस की। विक्रांत की नजदीकियों से उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक अंशा ने अपने दोनों पैर उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिए। विक्रांत ने उसे अपने और करीब खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। अंशा ने हल्के से कहा, आपको पता है, ये सब मैंने आपके लिए किया है। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा हर अंदाज मुझे दीवाना बना देता है।
स्वीट हार्ट, अंशा शर्म कर विक्रांत से दूर हो गई और फिर पानी में खेलने लगी। अंशा के चेहरे की मासूमियत जैसे विक्रांत को अपनी ओर खींच रही थी। विक्रांत अंशा के पास आकर बोला, स्वीट हार्ट, पानी में खेलना छोड़ो और मेरे साथ रोमांस करो। अंशा ने शरारती अंदाज में उसकी ओर देखते हुए बोली, रोमांस बाद में, पहले तो आप मेरे साथ पानी में खेलो। विक्रांत ने उसकी बात सुनकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, खेलेंगे हम, पर बेड पर, पहले ये पल जी लेते हैं। विक्रांत ने अंशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामा और उसके माथे पर एक हल्की सी किस की। फिर उसके होंठों पर झुककर अपनी चाहत का इजहार किया। उसकी नजदीकियों से अंशा के गाल सुर्ख हो गए जब विक्रांत ने उसकी गर्दन पर झुककर हल्की सी किस की। अंशा अचानक पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। विक्रांत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फुर्ती से बाहर निकल गई। विक्रांत ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए धमकी दी, स्वीट हार्ट, मेरे पास वापस आओ, वरना बेड पर इसका पूरा बदला लूंगा। अंशा ने क्यूट चेहरा बनाते हुए उसे जीभ चिढ़ाई। तो पकड़ लो मुझे, उसने खिलखिलाते हुए कहा। विक्रांत ने डेविल स्माइल करते हुए पूल से बाहर कदम रखा। तुम्हें तो मैं पकड़ कर रहूंगा, उसने कहा और तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। अंशा ने उसे आते देख मुस्कुराते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और पास मौजूद टेबल पर लेटाते हुए कहा, अब कैसे बचोगी स्वीट हार्ट? अंशा ने मदहोश भरी आवाज में कहा, आपसे बचना कौन चाहता है? विक्रांत ने उसकी बात सुनकर उसके गोरे पैरों पर हल्के हल्के किशोर बाइट करना शुरू कर दिया। उसकी नजदीकियों से अंशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। अंशा सिसकते हुए बोली, हब्बी, होंठों पर किस करो ना। विक्रांत ने उसकी बात सुनते ही बिना कोई जवाब दिए अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। दोनों के बीच का हर फासला मिट चुका था। उनकी नजदीकियां और गहरी होती गईं और वक्त जैसे थम सा गया। थोड़ी देर बाद अंशा ने विक्रांत को हल्के से धक्का देते हुए कहा, अब बहुत हुआ, चलो मुझे नीचे उतारो। विक्रांत ने उसे मुस्कुराते हुए नीचे उतारा, लेकिन उसकी कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। स्वीट हार्ट, ये बस शुरुआत है, पूरी रात बाकी है। अंशा ने शर्माते हुए उसकी बात का जवाब नहीं दिया और धीरे से उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी। विक्रांत ने उसे जाने नहीं दिया। विक्रांत की आंखों में प्यार और शरारत की चमक अब भी कायम थी। जहां एक तरफ विक्रांत को आज उसके सब्र का फल मिलने वाला था, वहीं दूसरी तरफ विला के थिएटर में सो रहे शैतान बेबीज की नींद खुल जाती है। वे तीनों नींद में झूमते हुए सीढ़ियों से नीचे लिविंग हॉल में आते हैं और अपने मम्मा डैडी को ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें विक्रांत और अंशा लिविंग हॉल में नहीं दिखते, तो वे अपने स्पेशल काउच पर बैठ जाते हैं, जो खास तौर पर उनके लिए ही बनाया गया था। वहीं पेप्सी मुस्कुराते हुए मैंगो और सैंडी से पूछता है, बड़ी बिल्ली और छोटी बिल्ली, तुम दोनों का मुंह ऐसा उतरा हुआ क्यों है? मैंगो भोला सा चेहरा बनाकर बोला, तुम्हें पता है ना, आज मम्मा ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे आज डिनर अपने हाथों से खिलाएंगी। सैंडी उदास चेहरा बनाकर बोली, मुझे डैडी की गोद में बैठना है। तभी मैड मैक्सी बेबीज के पास आती है और उन्हें डिनर करके सोने के लिए बोलती है। इस पर मैंगो मैक्सी के कपड़े पकड़कर धीरे से दहाड़ता है। अंशा ने मैक्सी को भी बेबीज की साइन लैंग्वेज समझा रखी थी, इसलिए मैक्सी उनकी बातें समझ जाती थी। मैक्सी ने मैंगो के सिर पर हाथ फेरकर शर्माते हुए कहा, मैंगो, तुम्हारे मम्मा डैडी तुम्हारे लिए एक छोटा भाई या बहन लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज हम में से कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैक्सी की बात बेबीज के सिर के ऊपर से निकल गई। मैंगो मैक्सी को जीभ चिढ़ाकर सीढ़ियों की ओर भाग गया। मैक्सी अपने माथे पर हाथ मारकर बोली, बॉस और मैम के शैतान बच्चे आज पक्का बॉस के हाथों मेरा मर्डर करवाएंगे। मैक्सी, जो पिछले 3 साल से विक्रांत के विला में काम कर रही है, वो विक्रांत के खतरनाक स्वभाव से पूरी तरह वाकिफ थी। उसे पता था इस वक्त विक्रांत और अंशा रोमांस में बिजी हैं, और अगर किसी ने उन्हें डिस्टर्ब किया तो वह पक्का कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। मैक्सी ने तुरंत मैंगो के केयरटेकर गजोधर को फोन किया और उसे फटाफट विला के अंदर आने के लिए कहा। गजोधर, जो विला के गार्डन में ही घूम रहा था, भागकर विला के अंदर आया। आते ही उसने मैक्सी को गले लगाते हुए ग्वार भाषा में पूछा, मैक्सी वाह, तुम हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाई? मैक्सी ने गजोधर को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, ए मैन गजोधर, तुम्हारा वो मैंगो गड़बड़ करने की कोशिश में है।
मैक्सी की बात सुनकर गजौधर की आंखें छोटी हो गईं और वह गुस्से में बोला, ओ बुड़बक, मैंगो ने अब क्या कर दिया? मैक्सी बोली, वो बॉस और मैम रोमांस करने में बिजी हैं और मैंगो उन्हें डिस्टर्ब करने पहुंच गया। बॉस मैंगो को तो कुछ नहीं कहेंगे पर हमारी तो बैंड बजा देंगे। गजौधर ने मैक्सी की बात सुनकर कहा, ओ बुड़बक, मैंगो को रोकना पड़ेगा। मैक्सी, वाह, अब हमारे साथ नैन मटक्का करना बंद करो और ऊ बुड़बक मैंगो को रोकने चलो। वो ससुरा इतना पागल है, अगर बॉस ने कमरे का दरवाजा न खोला तो वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा। मैक्सी और गजौधर लिफ्ट से फटाफट तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दूसरी तरफ बेबिज सीढ़ियों से तीसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। पेप्सी मैंगो और सैंडी को समझाने की कोशिश कर रहा था, बड़ी बिल्ली और छोटी बिल्ली, मम्मा और डैडी किसी जरूरी काम में बिजी होंगे। शायद डैडी मम्मा को मैथ का ट्यूशन दे रहे हो। तुम्हें तो पता है ना, मम्मा का मैथ में डब्बा गोल है। मैंगो तो रोने पर उतर आया, क्योंकि मैंगो ज्यादातर फार्म हाउस पर ही रहता था और मुंबई बहुत कम आता था। वह जब भी मुंबई आता हर पल अपने मम्मा डैडी का प्यार पाना चाहता। मैंगो ने नम आंखों से कहा, मुझे मेरे मम्मा डैडी चाहिए। सैंडी फूदकते हुए उसकी बात दोहराने लगी। बेचारा पेप्सी समझा समझाकर थक चुका था। जैसे ही बेबिज तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां पहले से ही गजौधर और मैक्सी को अपने रास्ते में खड़ा पाया। गजौधर ने मैंगो के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मैंगो बुड़बक, तू क्यों अपने मम्मा डैडी के रोमांस में हड्डी बनना चाहता है? तुम तीनों बच्चा लोग हमारे साथ गार्डन में चलो, हम तुम्हें वहाँ हमारे दोस्त की सुहागरात की कहानी सुनाएंगे। मैक्सी गजौधर को गुस्से से घूरते हुए उसकी छाती पर मुक्का मारकर बोली, हे मैन, तुम बच्चा लोगों को कैसी स्टोरी सुनाने की बात कर रहे हो? कुछ तमीज वाली स्टोरी नहीं सुना सकते? गजौधर ने मैक्सी का हाथ पकड़ते हुए आकर्षक आवाज में कहा, तुम कहो तो इन बच्चा लोगों को हमारी सुहागरात की कहानी सुना दूं? मैक्सी ने गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए उसकी छाती पर मुक्कों की बारिश कर दी। ओ जीसस, मैंने कैसे घटिया इंसान से शादी कर ली? असल में मैक्सी और गजौधर पति पत्नी थे। उन्होंने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। गजौधर का पूरा ध्यान मैक्सी पर ही था। उसने मैक्सी को बाहों में भरते हुए आकर्षक आवाज में कहा, मैक्सी वाह, हम सोच रहे हैं कि हम भी रोमांस करने चले। मैक्सी ने गजौधर को गुस्से में धकेलते हुए कहा, ओ जीसस, ये आदमी कितना ठरकी है। मौके का फायदा उठाकर मैंगो और सैंडी विक्रांत और अंशा के कमरे की ओर भाग गए। वहीं पेप्सी खुद से बड़बड़ाया, आज ये बड़ी और छोटी बिल्ली जरूर मरवाएंगी। मैक्सी ने घबराई आवाज में गजौधर से कहा, ए मैन, गजौधर, मैंगो को पकड़ो। मैंगो और सैंडी विक्रांत और अंशा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अंशा को पुकारने लगे। उन्हें पता नहीं था कि रूम साउंड प्रूफ है, इसलिए उनका शोर मचाना बेकार था। थक हार कर मैंगो और सैंडी दरवाजे पर बैठकर रोने लगे। मैक्सी ने सैंडी को गोद में उठाकर कहा, सैंडी डियर, प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारे मम्मा डैडी किसी काम में बिजी हैं। सैंडी म्याऊ म्याऊ करती रही। वहीं गजौधर ने मैंगो के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ए मैंगो, क्यों रो रहे हो? तुम हमारे साथ चलो। मैंगो दहाड़ते हुए मान गया। मैक्सी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कौन कौन मेरे साथ क्राइम सीरियल देखेगा? आज तो पूरे 5 एपिसोड बैक टू बैक आने वाले हैं। बस फिर क्या था? मैंगो और सैंडी के चेहरे खिल उठे। गजौधर ने ताली बजाते हुए कहा, चलो चलो बच्चा लोग, हमारे कमरे में चलते हैं। गजौधर और मैक्सी बच्चों को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गए। बच्चों को आराम से बेड पर बिठाकर गजौधर ने टीवी ऑन कर दिया। मैंगो और सैंडी सीरियल देखने में मग्न हो गए। अब उन्हें न मम्मा की याद आ रही थी न डैडी की। पेप्सी खुद से बड़बड़ाया, मम्मा से कल इन दोनों दुष्टों की शिकायत करूंगा। ये दोनों बहुत ज्यादा फालतू टीवी सीरियल देखने लगे हैं। दूसरी तरफ विक्रांत और अंशा बालकनी में एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। विक्रांत के होंठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसने मन ही मन सोचा, स्वीट हार्ट, कल सुबह तुम्हें अपनी ड्रिंकिंग की आदत पर बहुत अफसोस होने वाला है। थी। विक्रांत खुद पर काबू नहीं कर पाता और अंशा की नाइटी रिमूव करके फर्श पर फेंक देता है। इस वक्त अंशा विक्रांत के सामने अपनी रेड कलर की इनरवेयर में थी। विक्रांत के होठों पर TRP shit. I fucking out, the sun's beating right now. Yo, chat my beats if you did this. Hey, cousin, hey, where's the keys to the yours? If one time didn't shoot it. Fucking out, we need to go test out some of them G's in the. You know! Time for some relaxation and shit.
I ain't working off no pass down phone. Built my strip on my own, grafting like I got a clone. Overseas I can't let the stress get to me. My nigga send a come up now, he wants a recipe. My cuz he said don't make your talent go to waste. Once I got half a box drying on my plate. Plugs can't shut me rock, I only do with flake. Cause me and these niggas don't look the same. Just stepped in, flicked on the flame. Which way, microwave or gas stove? I'm a trap boy, my mom knows, and my dad knows. My pagans are little fish reenacting tadpoles. I make my phone jump like a frog, for 25 and up, I ain't hitting one-on-ones. Watch a nigga eat a 9 milli stagger like he's drunk. I'm in this 4-pack hitting shots like it's nothing. Longevity that my pen holds. Bought 5 figures cash what these pebs owe. Everything I got's car sell shot like Tesco. I can't tell you what I spend a month on petrol. All these trips up and down the M-way. Christopher Columbus, I unlock estates. Cut the prices, make them bring their best mates. I really clear 20 bags out of 10 plates. I ain't working off no pass down phone. Built my strip on my own, grafting like I got a clone. Overseas I can't let the stress get to me. My nigga send a come up now, he wants a recipe. My cuz he said don't make your talent go to waste. Once I got half a box drying on my plate. Plugs can't shut me rock, I only do with flake. Cause me and these niggas don't look the same. Cause me and these niggas don't look the same. Hit dubs, bring out the Urus. Got my young boy creeping with his Taurus. 2 star signs in the Arsenal, we got a Scorpion. Hit shots like Djokovic, why you think we're ballin'? Ran up hella figures in my Jordans. I really go jewelers out of boredom. Got my hand in my Rex, what's yours then? I ain't working off no pass down phone. Built my strip on my own, grafting like I got a clone. Overseas I can't let the stress get to me. My nigga send a come up now, he wants a recipe. My cuz he said don't make your talent go to waste. Once I got half a box drying on my plate. Plugs can't shut me rock, I only do with flake. Cause me and these niggas don't look the same. डेविल स्माइल आ जाती है। अंशा गहरी सांसें ले रही थी, जिससे उसके उभार ऊपर नीचे हो रहे थे। यह दृश्य विक्रांत को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अंशा पहली बार विक्रांत को इतनी इंटेंस नजरों से देख रही थी। विक्रांत अंशा के कांपते हुए होंठों को देखता है और फिर उन्हें दीवानों की तरह उनके ऊपर किस करने लगता है। विक्रांत के हाथ अंशा के पूरे बदन पर फ्लो कर रहे थे, जबकि अंशा के हाथ विक्रांत के बालों में थे। एक लंबी किस के बाद विक्रांत अंशा के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। अंशा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। विक्रांत के बाइट करने पर अंशा मदहोश आवाज में बोली, हब्बी प्लीज बाइट मत करो। हालांकि अंशा और विक्रांत की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन विक्रांत को अंशा के मुंह से हब्बी सुनना पसंद था। विक्रांत अपनी गर्म सांसें अंशा की गर्दन पर छोड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, यह स्वीट टॉर्चर तो अब तुम्हें पूरी रात सहना ही पड़ेगा। विक्रांत अंशा की कॉलर बोन पर किस और बाइट करते हुए नीचे की ओर बढ़ जाता है, जिससे अंशा की मदहोश करने वाली आवाजें निकलने लगती हैं। फिर वह अंशा को पलटकर उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करने लगता है। विक्रांत और अंशा एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। विक्रांत के हाथ लगातार अंशा की बॉडी पर फ्लो कर रहे थे, जिससे अंशा की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो रही थीं। 20 मिनट की लंबी किस के बाद विक्रांत अंशा के कानों को अपने मुंह में लेकर जोर जोर से सक करने लगता है, जिससे अंशा मचल जाती है। विक्रांत अंशा की गर्दन, कॉलर बोन और फिर नेवल पर बेतहाशा किस और बाइट करते हुए नीचे की ओर बढ़ जाता है। अचानक विक्रांत ने अंशा के पेट पर जोर से बाइट किया, जिससे अंशा की चीख निकल गई। विक्रांत अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। वक्त के साथ दोनों के कपड़े उनके बदन से अलग हो गए। विक्रांत अंशा के खूबसूरत चेहरे और हरी आंखों को देखता है और फिर उसे अपने आगोश में भर लेता है। दर्द की वजह से अंशा की जोरदार चीख निकल जाती है और उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रांत तुरंत अंशा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है, उसे किस करने लगता है। अंशा भी अपना दर्द भूलकर विक्रांत का साथ देने लगती है। आखिरकार विक्रांत ने अंशा को अपना बना लिया था। वह पूरी तरह से संतुष्ट होकर 5 घंटे बाद सुबह 4 बजे अंशा को छोड़ता है। विक्रांत अंशा के पास लेटकर उसे देखता है, जो थकान के कारण पहले ही सो चुकी थी। वह डेविल स्माइल के साथ खुद को और अंशा को मखमली चादर से ढककर अंशा को बाहों में भरकर सो जाता है।
सुबह 3 बजे अंशा की आंखें खुलती हैं। उसे अपने पूरे शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था, खासकर लोअर बॉडी में। उसका सिर भी घूम रहा था। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है। चादर हटाकर वह अपनी बगल में सोए विक्रांत को देखती है। खुद को और विक्रांत को बिना कपड़ों के देखकर वह चीख पड़ती है। विक्रांत अंशा की चीख सुनकर नींद से उठता है और बेड पर बैठकर हल्का झुककर अंशा के गाल पर हाथ रखते पूछता है, स्वीटहार्ट, क्या हुआ? अंशा गुस्से में विक्रांत को घूरते हुए रोने लगती है। आप बहुत घटिया इंसान हैं। आपने मेरे नशे का फायदा उठाया। आप बहुत बड़े हवस के पुजारी हैं। वहीं दूसरी तरफ सर्वेंट क्वार्टर में मैक्सी और गजोदर जमीन पर बिस्तर करके सो रहे थे। मैक्सी गजोदर के ऊपर सो रही थी और दोनों ने खुद को कंबल से अच्छे से ढक रखा था। मैक्सी की आंखें खुलती हैं तो उसे अपनी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द महसूस होता है। वह गुस्से से गजोदर को घूरने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ आंखें उसे देख रही हैं। वह अपना सिर उठाकर देखती है तो वह पाती है कि विक्रांत और अंशा के शैतान बच्चे बेड के कोने पर बैठकर उन्हें बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैक्सी को काफी शर्म महसूस होती है। वह मैंगो, पेप्सी और सैंडी को अपनी आंखें बंद करने को कहती है, लेकिन तीनों शैतान उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। सैंडी तो बेड से सीधा मैक्सी की पीठ पर कूद जाती है और फुदकते हुए म्याऊं म्याऊं करने लगती है। शर्माते हुए मैक्सी गजोधर से कहती है, एमेन गजोधर, जल्दी उठो। गजोधर बिना आंखें खोले मैक्सी को और भी जोर से अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, मैक्सीवा, काहे हमें उठा रही हो? अभी हमरा तुम्हें छोड़ने का मन नहीं है। एक तो तुमने हमें बाथरूम में प्यार करने दिया और अब इतनी जल्दी दूर जा रही हो? मैक्सी गजोधर के कान में धीरे से बोलती है, ए मैन गजोधर बेबीज अपने ही रूम में है और इस वक्त हमें ही घूर रहे हैं। सैंडी मैक्सी की पीठ से उतरकर गजोधर के कान के पास आकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। वह मासूमियत से कहती है, गजोधर अंकल, मैक्सी को छोड़ो। मैक्सी को हमें खाना भी खिलाना है। आई एम वेरी हंग्री। सैंडी की म्याऊं सुनकर गजोधर अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेते हुए मैक्सी से कहता है, मैक्सीवा, तुम देख रही हो? ये बच्चे किसी और के हैं और खलल हमारे प्यार में डाल रहे हैं और इन बच्चे के मम्मा डैडी तो आराम से रोमांस कर रहे होंगे। वही दूसरी तरफ विक्रांत अंशा की बातों को सुनकर गुस्से हो जाता है। वह अंशा के ऊपर से चादर खींचकर उसके ऊपर आ जाता है और दांत भींचकर कहता है, तुम पर, तुम्हारी रूह पर और तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है, समझी? तो अब रोना बंद करो। अंशा चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहती है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं अपने होने वाले हस्बैंड को फर्स्ट नाइट पर क्या मुंह दिखाऊंगी? अंशा की ये बात सुनकर विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसके गाल पर बाइट करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, शायद कल रात तुम्हें अपना बनाने में कोई कमी रह गई थी, जो तुम अब भी किसी और से शादी के सपने देख रही हो। विक्रांत अचानक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वेल स्वीट हार्ट, कोई बात नहीं। जो कमी रात को रह गई थी वह अब पूरी कर देता हूँ। इसके बाद विक्रांत एक बार फिर अंशा को बेतहाशा चूमने लगता है और फिर एक झटके में अंशा को अपने आगोश में भर लेता है। अंशा की चीख निकल जाती है और विक्रांत वाइल्डनेस के साथ उससे प्यार करने लगता है। अंशा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। अंशा रोते हुए विक्रांत की पीठ पर मुक्के मारते हुए कहती है, आई हेट यू विक्रांत सर, छोड़िए मुझे। लेकिन विक्रांत अपने गुस्से में उसकी एक नहीं सुनता। सुबह से रात हो चुकी थी। इस दौरान विक्रांत ना जाने कितनी बार अंशा के करीब आ चुका था। शायद पिछले 1 साल का कोटा पूरा कर लिया था। अंशा पूरी तरह से थक चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूज चुके थे और बदन बुरी तरह टूट चुका था।
सुबह से रो रो कर उसके आंसू भी सूख चुके थे। वह इस वक्त एक बेजान पुतले की तरह बिस्तर पर मखमल की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। उसकी आंखें बस छत को घूर रही थीं। बगल में लेटे विक्रांत उसके गाल सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम थक गई हो, चलो शावर लेने चलते हैं, तुम्हें गर्म पानी से नहाकर अच्छा लगेगा। अंशा कुछ नहीं कहती, वह बिस्तर पर बेजान सी पड़ी रहती है। विक्रांत उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। उसे बाथटब में बैठाकर गर्म पानी का नल खोल देता है और कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें गर्म पानी में अच्छा महसूस होगा। वहीं विक्रांत भी शावर ऑन कर नहाने लगता है। विक्रांत को बिना कपड़ों के देखकर अंशा को बहुत शर्म आती है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। 1 घंटे बाद विक्रांत अंशा को लेकर कमरे में आता है। दोनों ने बाथरूम थे। विक्रांत अंशा को काउच पर बैठा देता है और खुद कपड़े चेंज करने क्लोसेट में चला जाता है। अंशा काउच पर बैठकर बिस्तर की हालत देखती है। चादर पर ब्लड स्टेन्स थे। पूरा बिस्तर बुरी तरह अस्त व्यस्त हो रखा था। यह देखकर अंशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उस दिन को कोस रही थी जब वो पहली बार विक्रांत से मिली थी। तभी विक्रांत लोअर पहनकर बाहर आता है। उसकी ऊपर की बॉडी पर कुछ नहीं होता। उसे देखकर डर के मारे अंशा अपने आंसू पोंछ लेती है। विक्रांत अंशा को बाथरोब उतारने को कहता है, लेकिन अंशा सिर हिलाकर मना कर देती है। इस पर विक्रांत डेविल स्माइल करता है। विक्रांत शैतानी मुस्कान के साथ अंशा के पास आया और उसके कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, कल रात से मैं तुम्हें बिना कपड़ों के ही देख रहा हूँ, तो अब कैसी शर्म। अब चलो जल्दी से अपना बाथरोब हटाओ, वरना। विक्रांत से डरकर अंशा ने अपना बाथरोब उतार दिया। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, गुड गर्ल। उसने अंशा को हल्के ग्रीन रंग का नाइट सूट पहनाया, फिर खुद ही बिस्तर की चादर बदली। इसके बाद उसने अंशा को वापस बिस्तर पर लिटाया, नाइट स्टैंड से एक रिमोट उठाया और एक बटन दबाया। इसके बाद विक्रांत ने अंशा के होंठों पर हल्की किस की, उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और खुद काउच पर बैठकर लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगा। वहीं अंशा की आंखों के सामने 1 साल पहले की घटनाएं घूमने लगी, जब वह पहली बार इस खतरनाक इंसान से मिली थी और उसकी कैद में फंस गई थी। अंशा ने दुखी मन से आंखें बंद करके खुद से कहा, काश मैं अपने मॉम डैड के साथ मर गई होती। कम से कम इस हैवान की कैद में हर पल यूं ना तड़पती। मेरे पास अपनी इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं था, और अब वो भी। यह सोचते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने अपने चेहरे तक कंबल ओढ़कर सुबकते हुए खुद से कहा, पर विक्रांत सर ने मेरे नशे का फायदा उठाकर मुझसे वो भी छीन लिया। मैं विक्रांत सर को कभी माफ नहीं करूंगी। तभी दरवाजे पर सर्वेंट ने दस्तक दी। विक्रांत ने दरवाजा खोला। फीमेल सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर आई थी। ट्रॉली रखकर सर्वेंट चली गई। पीछे से बेबीज भी कमरे में आ गए और विक्रांत से प्यार करने लगे। विक्रांत उनके माथे पर किस करते हुए बोला, मेरे बेबीज कैसे हैं? डैडी और मम्मा को मिस कर रहे थे ना? बेबीज ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बेबीज ने अंशा की तरफ देखा। विक्रांत समझ गया कि बेबीज अंशा के साथ खेलना चाहते हैं। उसने एक नजर अंशा पर डाली और फिर डेविल स्माइल के साथ बेबीज से कहा, बेबीज मेरी बात सुनो, मम्मा डैडी के साथ खेलकर बहुत थक चुकी है, अब वो आपसे कल खेलेगी। लेकिन सैंडी ने विक्रांत की बात नहीं मानी और सीधे अंशा के पेट पर कूद गई। अंशा दर्द से चीख उठी। विक्रांत दौड़कर सैंडी को गोद में उठाकर बोला, नॉटी गर्ल, डैडी ने कहा ना मम्मा बहुत थकी हुई है। मैंगो ने अंशा का कंबल खींचते हुए मासूमियत से कहा, मम्मा आज मैं आपके और डैडी के साथ इसी रूम में सोऊंगा। पेप्सी और सैंडी ने भी वही कहा, लेकिन अंशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पेप्सी ने मैंगो से कहा, बड़ी बिल्ली मम्मा इस तरह बुत की तरह क्यों लेटी हुई है? मैंगो ने क्यूट फेस बनाकर कहा, मुझे नहीं पता। फिर पेप्सी ने अंशा के गालों को चाटते हुए उसे उठाने की कोशिश की। अंशा अचानक उठकर बैठ गई और पेप्सी को अपनी बाहों में भरकर फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर विक्रांत खुद से बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें इन सब की आदत अब डालनी ही होगी, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाला। विक्रांत ने सोच लिया था कि अब वह खुद को अंशा के करीब जाने से नहीं रोकेगा। वह उसके साथ जब चाहे रोमांस करेगा। विक्रांत के लिए अंशा से दूर रहना बहुत मुश्किल था, और अब तक वह खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था, यह सिर्फ वही जानता था। विक्रांत ने सर्वेंट को बुलाकर बेबीज को ले जाने को कहा। सर्वेंट बेबीज को कमरे से बाहर ले गया। विक्रांत अंशा के पास आकर बैठ गया
और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, शादी के बाद भी तुम हर बार लव मेकिंग के बाद ऐसे ही रहोगी? डर के मारे अंशा ने नामे सिर हिला दिया। विक्रांत का खौफ अंशा के सिर चढ़कर बोलता था। अंशा विक्रांत से बहुत डरती थी। विक्रांत ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, पेन किलर देकर सुला दिया और फिर उसके पास बैठकर ही लैपटॉप पर काम करने लगा। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। वह फोन लेकर बालकनी में चला गया और ठंडे स्वर में बोला, बोलो। डेनिस। डेनिस ने जवाब दिया, भाई, उस जासूस का पता चल गया है और तुम यकीन नहीं करोगे कि वह कौन है। विक्रांत ने भौं उठाकर पूछा, ऐसा कौन है? डेनिस मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी साली साहिबा। ये सुनते ही विक्रांत के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, डेनिस, उसे बिना नुकसान पहुंचाए पता लगाओ कि वह किसके कहने पर हमारी कंपनी में जासूसी कर रही है। डेनिस ने कहा, भाई, बिना नुकसान पहुंचाए आजकल कौन सच बोलता है? विक्रांत ने गहरी सांस लेते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, डेनिस, अपने तरीके से साली साहिबा का मुंह खुलवाओ। फोन डिस्कनेक्ट करके विक्रांत वापस कमरे में आया और अंशा के पास लेट गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अंशा ने नींद में अपना एक पैर उसकी कमर पर रख दिया और अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और अंशा के शैतान बच्चे आज फिर से मैक्सी और गजोधर को डिस्टर्ब करने उनके सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गए थे। वे उनके बेड पर बैठकर टीवी देख रहे थे। मैक्सी समझ चुकी थी कि ये बच्चे आज फिर उसके साथ टीवी देखने आए हैं। गजोधर उन तीनों शैतानों को देखकर कहता है, मैक्सी, वाह, इन तीनों बुड़बक को हम यहीं छोड़कर चलते हैं। गजोधर मैक्सी को लेकर एक दूसरे खाली सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच जाता है, जिसे उसने पहले से ही सजा कर रखा था। मैक्सी हैरानी से उस जगह को देखती है और खुश होकर गजोधर के गले लग जाती है। अरे गजोधर, तुमने ये कब और क्यों किया? गजोधर मैक्सी के माथे पर किस करके कहता है, मैक्सी, मुझे पहले से ही पता था कि ये तीनों बुड़बक बच्चे आज रात फिर हमें परेशान करने आएंगे। खासकर वो शैतान मैंगो, वो बहुत जिद्दी है। मैक्सी और गजोधर सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोने लगते हैं। गजोधर मैक्सी को उठाकर जैसे ही बेड पर लेटकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तभी मैंगो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसके पीछे पीछे पेप्सी और सैंडी भी आ जाते हैं। मैक्सी उन तीनों को देखकर गजोधर को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। मैंगो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर गजोधर के पास आता है। गजोधर मैंगो के माथे पर हाथ फेरते हुए पूछता है, अरे बुड़बक मैंगो, क्यों आंखों में आंसू लिए घूम रहे हो? मैंगो रोते हुए अपनी ही भाषा में कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन चाहिए। गजोधर, जो मैंगो का केयर टेकर था, उसकी बात समझ जाता था। वहीं गजोधर और मैक्सी का रोमांस का सारा प्लान चौपट हो जाता है। गजोधर मैक्सी से कहता है कि वह मैंगो के लिए चिकन लाए। मैक्सी चिकन लाने चली जाती है। गजोधर मैंगो से हाथ जोड़कर कहता है, मैंगो बछुआ, तुम अपने भाई बहन के साथ मिलकर हमारे रोमांस के पीछे क्यों पड़े हो? सैंडी कूदकर गजोधर के कंधे पर बैठ जाती है और म्याऊ म्याऊ करने लगती है। गजोधर सैंडी को गोद में लेकर खुद से ही बोलता है, हमें कुछ करना होगा, वरना ये तीनों बुड़बक इस दुनिया में हमारे बच्चे ही नहीं आने देंगे। कुछ सोचकर वह खुद से ही कहता है, हाँ, हम इनकी शिकायत अंशा मैडम से करेंगे, वही इन बुड़बक बच्चों को संभाल सकती है। तभी मैक्सी मैंगो, पेप्सी और सैंडी के लिए खाना ले आती है। गजोधर उन तीनों को खाना खिलाकर कहानी सुनाकर सुला देता है। फिर खुश होकर मैक्सी की ओर देखता है, लेकिन देखता है कि मैक्सी सैंडी को अपनी बाहों में लेकर सो चुकी है। बेचारा गजोधर अब क्या कर सकता था। वह उन चारों को देखकर मुस्कुराता है, फिर सबको कंबल ओढ़ाकर खुद नीचे बिस्तर लगाकर सो जाता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर अंशा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। जैसे ही घड़ी में 8 बजे अंशा के फोन का अलार्म बज उठा। अंशा हड़बड़ाकर उठकर बिस्तर पर बैठ गई और आंखें मलते हुए अपनी बगल में देखा तो वहाँ विक्रांत नहीं था। वैसे भी विक्रांत को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। इधर अंशा बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रांत के कल के वाइल्ड रोमांस के कारण वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही अंशा बिस्तर से उतरकर चलने की कोशिश करती है, वह लड़खड़ाकर गिरने वाली होती है। तभी 2 मजबूत बाहें उसे थाम लेती हैं। अंशा ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि विक्रांत था, जो एक्सरसाइज करके जिम से लौटा था।
अंशा की नजर एक पल के लिए विक्रांत की मस्कुलर बॉडी पर पड़ी तो उसका मन विक्रांत के 8 पैक एबिस को चूमने का करने लगा। वहीं विक्रांत अंशा की नजरों को भांपकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हारी नजरें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है अब तक तुम्हारा मन नहीं भरा। विक्रांत अपनी बात बोलकर अंशा के होंठों पर हल्की सी किस करते हुए कहता है, लेकिन स्वीट हार्ट, आज मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं तो मॉर्निंग रोमांस हमारे बीच नहीं हो सकता, लेकिन नाइट रोमांस जरूर होगा, वो भी पूरी रात। तो तैयार रहना आज रात। अंशा विक्रांत की बातें सुनकर गुस्से से उसे देखती है। इसके साथ उसके गाल शर्म से भी लाल हो जाते हैं। विक्रांत अंशा की नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन ऐसे भी मत देखो, तुम्हारी ये हरी आंखें मुझे सिड्यूस कर रही हैं। अंशा अचानक घबराकर विक्रांत के चेहरे से अपनी नजर हटा लेती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये विक्रांत सर बेशर्मी के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मुझ मासूम बच्ची से कैसी कैसी बेशर्मी वाली बातें कर रहे हैं, निर्लज्ज आदमी। फिर विक्रांत अंशा को लेकर बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। उधर नीचे हॉल में पेप्सी और सैंडी कब से विक्रांत और अंशा का इंतजार कर रहे थे। सर्वेंट उनसे हाथ जोड़कर ब्रेकफास्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बिगड़े नवाब थे। विक्रांत ने इन दोनों को बहुत ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा था। दोनों ही घर के सर्वेंट्स की नाक में दम करके रखते थे। उन दोनों की नजरें जैसे ही सीढ़ियों पर जाती हैं तो वे खुश हो जाते हैं। विक्रांत अंशा को अपनी गोद में उठाकर नीचे ला रहा था। विक्रांत ने ब्राउन कलर का बिजनेस सूट पहना था और वह बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। अगर कोई लड़की उसे देख ले तो उसकी सांसें वहीं अटक जाएं। वहीं अंशा ने जीन्स के शॉर्ट्स और येलो कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था। उसके खुले बाल उसे और भी कयामत बना रहे थे। विक्रांत का ध्यान अंशा पर और अंशा का ध्यान विक्रांत पर ही था। दोनों इस कदर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं था। तभी पेप्सी के भौंकने की आवाज से दोनों अपने होश में आते हैं। अंशा शर्म से विक्रांत के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। विक्रांत भी अंशा की इस क्यूट आदत पर हल्की मुस्कान के साथ उसके बालों पर किस करता है। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर विक्रांत अंशा को उसकी चेयर पर बैठाकर खुद अपनी चेयर पर बैठ जाता है। सर्वेंट दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगते हैं। पेप्सी और सैंडी विक्रांत के पास आकर उससे प्यार करने लगते हैं। विक्रांत झुककर सैंडी को अपनी गोद में लेकर और पेप्सी के माथे पर किस करते हुए कहता है, मेरे बेबीज कैसे हैं? ब्रेकफास्ट किया या तुम भी अपनी मम्मा की तरह ब्रेकफास्ट करने में नखरे कर रहे हो? अंशा एक नजर ब्रेकफास्ट पर डालती है और क्यूट फेस बनाकर विक्रांत से कहती है, आपको पता है मेरे घर में सुबह के ब्रेकफास्ट में गर्म गर्म समोसे, कचौरी और कोल्ड ड्रिंक चलते थे, और अमीर आदमी होकर भी हेल्दी के नाम पर मुझे ये घास फूस खिलाते हो। विक्रांत एक आईब्रो ऊपर करते हुए उसे देखते हुए कहता है, ऐसा अनहेल्दी ब्रेकफास्ट करके ही तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है। विक्रांत की बात सुनकर अंशा नाराज हो जाती है। फिर विक्रांत पेप्सी और सैंडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बच्चों से कुछ सीखो, देखो कैसे चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। विक्रांत की इस बात पर पास खड़े सर्वेंट को खांसी आ जाती है। वह मन ही मन कहता है, बॉस को कहाँ पता है उनके ये बच्चे कितने नखरे करते हैं, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गए हैं। फिर विक्रांत खुद अपने हाथों से अंशा को ब्रेकफास्ट खिलाता है और उससे खुद को भी ब्रेकफास्ट खिलाने को कहता है। अंशा मासूम मुंह बनाकर कहती है, सर आपके हाथों को क्या हुआ है? आप जब मुझे खिला सकते हैं तो खुद भी खा सकते हैं। विक्रांत अंशा को घूरते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, मुझे अपनी बात दोबारा दोहरानी पसंद नहीं है। अंशा खुद से बड़बड़ाती है, अंशा खिला दे, पता चला विक्रांत सर तुझे ही खा जाए। विक्रांत अंशा को अपनी गोद में बिठा लेता है। अंशा विक्रांत को अपने नाजुक हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगती है। वहीं विक्रांत के हाथ अंशा की कमर को सहला रहे थे। अचानक विक्रांत अंशा की कमर में चुटकी काट लेता है। अंशा विक्रांत की गोद में हल्की सी उछल जाती है और उसके मुंह से हल्की आह निकल जाती है। अंशा गुस्से से विक्रांत को घूरती है। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए उसके कान के पास जाकर गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अगर तुम मेरी गोद में ऐसे उछालोगी तो मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। फिर विक्रांत अंशा के कान पर हल्का सा बाइट कर लेता है। अंशा के गाल शर्म और गुस्से से लाल हो जाते हैं। विक्रांत अंशा से कहता है, स्वीट हार्ट, तुम रुक क्यों गई? खिलाओ। अंशा उठने की कोशिश करती है,
लेकिन विक्रांत अपनी नाक अंशा के गाल पर रगड़ते हुए कहता है, तुम्हारी ये हरकतें मुझे और दीवाना बना रही हैं। अंशा विक्रांत की गोद से उठने की कोशिश करती है तो विक्रांत अपनी नाक से उसकी नाक रगड़ते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, ऐसा करके तुम अपने उन तीनों दोस्तों की जिंदगी मुश्किल में डाल दोगी। और तुम जानती हो, किसी की जान लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रांत की बात सुनकर अंशा डर के मारे चुपचाप उसे फिर से खिलाने लगती है। वहीं विक्रांत अंशा के गाल पर अपने होंठ सेक्सुअल तरीके से टच करता है। अंशा शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसकी नजरें विक्रांत से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद विक्रांत अंशा के होंठों पर हल्की किस और बाइट करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अपना और बेबीज का ख्याल रखना और तुम आराम करना, न कि बेबीज के साथ मिलकर घर में बवाल मचाती फिरना, ओके? यह कहकर विक्रांत अपनी BMW में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही अंशा गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, विक्रांत सर, आप कुत्ता, कमीना, पाजी, ठरकी, हवसी, शैतान और हवस के पुजारी हैं। वहीं पेप्सी अंशा को घूरते हुए कहता है, मम्मा, अगर डैडी पर इतना गुस्सा आ रहा था तो ये सब डैडी को सामने से बोलना चाहिए था, पीठ पीछे बोलकर क्या फायदा। अंशा अचानक रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम जानते हो मैं विक्रांत सर से कितना डरती हूँ और मुझे उनसे बचाने वाला भी कोई नहीं है। कल मैं पूरे दिन चीखती चिल्लाती रही कि कोई मुझे विक्रांत सर से बचा ले, लेकिन कोई नहीं आया। पेप्सी उसकी आंखों में देखकर पूछता है, मम्मा, डैडी ने कल क्या किया? अंशा रोते हुए कहती है, वो मैं किसी को नहीं बता सकती। गुस्से में आकर अंशा डाइनिंग टेबल पर रखी प्लेट को फर्श पर पटक देती है और कहती है, एक दिन इस ठरकी विक्रांत ओबरॉय का खून मेरे ही हाथों से होगा। तभी सैंडी कूदकर डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाती है और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। अंशा रोते हुए जवाब देती है, तुम्हारे डैडी मेरी इज्जत से खेलकर ऑफिस चले गए और अब तुम भी मेरे साथ खेलना चाहती हो। पेप्सी अंशा के पास आकर पूछता है, मम्मा, तुम कल पूरे दिन डैडी के साथ कौन सा खेल खेल रही थी? हमें भी तो बताओ। ये सुनकर अंशा चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए कहती है, मेरे बच्चों को इनके ठरकी डैडी ने बिगाड़ दिया है। देखो ये मुझसे कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं। भगवान, आपको पूरी दुनिया में मेरे ही बच्चे नालायक बनाने थे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे कैसा मंगेतर और बच्चे मिले हैं। सैंडी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहती है, मम्मा, अपना ड्रामा बंद करो और खेलने चलो, हम कल से बोर हो रहे हैं। अंशा सैंडी को गोद में उठाते हुए कहती है, तुम दोनों के पास कोई और काम नहीं है, जाओ जाकर पढ़ाई करो। इस पर पेप्सी बोलता है, मम्मा, पढ़ाई करने की जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। स्टूडेंट तुम हो, हम नहीं। अंशा आंसू पोंछते हुए कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हें भी पढ़ने का हक है। मैं बड़े होकर जानवरों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल खोलूंगी। अंशा की बात सुनकर पेप्सी मुंह बनाते हुए कहता है, मम्मा, हमें तो तुम माफ ही करो। जब हम तुम्हें पढ़ते हुए देखते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इंसान नहीं बनाया। अंशा उसकी बात सुनकर ताना मारते हुए कहती है, पेप्सी, सैंडी, तुम दोनों तो बड़े नालायक हो। जब 100 पढ़ाई से बचने वाले इंसान मरते हैं तब तुम जैसे नालायक पैदा होते हैं। पेप्सी भी गुस्से में ताना मारते हुए कहता है, मम्मा, जब 1000 शराबी मरे होंगे तब आप जैसी शराबी लड़की पैदा हुई होगी। इससे पहले कि अंशा जवाब देती, सैंडी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, मम्मा, चलो ना, कल की तरह आज भी कोई रोमांटिक फिल्म देखते हैं। अंशा गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहती है, तुम दोनों कल मुझे वाइन पीने और रोमांटिक फिल्म देखने से रोक नहीं सकते थे। तुम्हें पता है, उसी चक्कर में विक्रांत सर ने मौके पर चौका मार लिया। सैंडी मासूम चेहरा बनाते हुए कहती है, मम्मा, आप कहाँ हमारी सुनती हो। अब ये सब छोड़ो और चलो रोमांटिक फिल्म देखते हैं। अंशा सैंडी को घूरते हुए कहती है, हम लोग आज इमोशनल फिल्म देखेंगे, मेरा रोने का बहुत मन कर रहा है। पेप्सी हंसते हुए कहता है, तो उसके लिए फिल्म देखने की क्या जरूरत है, डैडी की डांट ही तुम्हें रुला देगी। अंशा उसे घूर कर देखती है, तभी उसे मैंगो की याद आती है और वह पेप्सी से पूछती है, मैंगो कहाँ है, सुबह से दिख नहीं रहा। पेप्सी बताता है, मम्मा, वह गार्डन में अपनी फेवरेट एक्टिविटी कर रहा है, तितलियों के पीछे भागना। तभी अंशा को डाइनिंग हॉल के कोने में एक काला साया खड़ा दिखता है। डरते हुए वह पेप्सी और सैंडी से पूछती है, क्या तुम्हें भी वह काला साया दिखाई दे रहा है? पेप्सी और सैंडी भी उस काले साये को देख रहे थे।
वह काला साया तीनों की तरफ बढ़ रहा था। तीनों डर से कांप रहे थे क्योंकि वह उन्हें एक बुरी आत्मा लग रही थी। इससे पहले कि वह साया उनके पास आता, वहां मेड आ जाती है। मेड को देखकर वह साया गायब हो जाता है। वहीं आसमान को छूती हुई ओबेरॉय इंडस्ट्री की आलीशान बिल्डिंग के सामने विक्रांत की BMW आकर रुकती है। ड्राइवर विक्रांत के लिए दरवाजा खोलता है। विक्रांत अपनी BMW से एटीट्यूड के साथ उतरता है और आत्मविश्वास से ऑफिस में प्रवेश करता है। विक्रांत को देखकर ऑफिस के सभी कर्मचारी खड़े होकर सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वहीं महिला कर्मचारी विक्रांत को देखकर आहें भर रही थीं। विक्रांत के हैंडसम और डैशिंग व्यक्तित्व ने सभी का ध्यान खींच लिया था। उसकी परफेक्ट बॉडी किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। सभी महिला कर्मचारी उसकी एक नजर पाने के लिए बेताब रहती थीं। लेकिन विक्रांत बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने केबिन में चला जाता है। उधर विक्रांत के पीछे से डेनिस भी ऑफिस में आता है। उसकी नजर रिसेप्शनिस्ट पर पड़ती है, जिसने आज साड़ी पहनी हुई थी। उसका ब्लाउज थोड़ा डीप नेक था, जिसमें से उसका क्लीवेज हल्का हल्का दिख रहा था। डेनिस की नजर उस पर टिक जाती है और हटने का नाम नहीं लेती। डेनिस का मन तो बस रिसेप्शनिस्ट के क्लीवेज को बेतहाशा चूमने का कर रहा था। तभी रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है, सर, मे आई हेल्प यू? डेनिस उसकी खूबसूरत मुस्कान को देखकर फ्लर्ट करते हुए कहता है, हाय बेबी, आज तो तुम क्या ढा रही हो? आज ऑफिस के बाद किसके साथ डेट पर जा रही हो? रिसेप्शनिस्ट शर्माते हुए कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। डेनिस उसकी नेम प्लेट देखकर कहता है, उर्वशी। हाय, कितना सेक्सी नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रिसेप्शनिस्ट शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती हैं। डेनिस अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहता है, मिस उर्वशी, अगर आज शाम आप फ्री हैं तो हम दोनों डिनर पर चल सकते हैं, और अगर आपका मन हो तो मेरे घर भी चल सकते हैं। उर्वशी को डेनिस की घर जाने वाली बात सुनाई नहीं दी। वह तो सिर्फ डेनिस के डिनर वाले ऑफर में ही खो गई थी। डेनिस उसका क्रश था और जब से उसने इस ऑफिस में जॉब शुरू की थी, तभी से वह उसे पसंद करती थी। अभी उर्वशी डेनिस को जवाब देने ही वाली थी कि तभी रिसेप्शन पर रखा फोन बज उठा। उर्वशी फोन उठाकर बात सुनती है और थोड़ी घबराई हुई आवाज में डेनिस से कहती है, सर, बॉस ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। डेनिस जाते जाते उर्वशी के गालों पर हल्का सा छू मारते हुए कहता है, रिलैक्स उर्वशी, और हाँ, आज हमारी डेट मत भूलना, मैं शाम को पार्किंग में मिलूंगा। उर्वशी शर्माकर पानी पानी हो जाती है। डेनिस विक्रांत के केबिन में पहुंचकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, यार, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आए थे? फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहता है, कहीं तुम अंशा के साथ कल बेड एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे थे? विक्रांत सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए कहता है, मिस्टर डेनिस, ये मेरा ऑफिस है, कोई चाय की दुकान नहीं, जहां तुम्हें अपने दोस्त की सुहागरात की कहानी सुनानी हो। डेनिस इंटरेस्ट लेते हुए कहता है, तो फाइनली तुमने शादी से पहले ही सुहागरात मना ली, गुड। विक्रांत गुस्से में कड़क आवाज में कहता है, शट अप। तभी डेनिस की नजर विक्रांत की गर्दन पर पड़ती है। वह अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछता है, यार विक्रांत, ये तुम्हारी गर्दन पर किसके दांतों के निशान हैं? कहीं किसी वैम्पायर ने तो नहीं काट लिया? विक्रांत डेनिस को घूरते हुए कहता है, ये मेरी स्वीटहार्ट का दिया हुआ लव बाइट है, समझे? डेनिस हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम और अंशा एक हो गए। यार विक्रांत, मुझे भी कुछ टिप्स दो, लड़कियों को बिस्तर पर कैसे खुश करते हैं? विक्रांत अपनी चेयर से खड़ा होकर डेनिस के पास आता है और सर्द लहजे में कहता है, बिस्तर पर लड़कियों को खुश करना इतना आसान नहीं है, और ये काम तुम्हारे जैसे चॉकलेट बॉय के बस का नहीं, समझे? डेनिस मुस्कुराते हुए कहता है, यार तुम तो बहुत भाव खा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही प्रैक्टिकल करके सीख लूंगा। विक्रांत गुस्से में कहता है, मिस्टर डेनिस, इसके साथ साथ अपने लिए एक नई नौकरी भी ढूंढ लेना, क्योंकि काम के वक्त बेकार की बातें करने वाले लोग मुझे मेरे ऑफिस में बर्दाश्त नहीं। तभी विक्रांत के केबिन के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। विक्रांत कम इन बोलता है तो अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर कुछ फाइलें लेकर विक्रांत के पास साइन करवाने आता है और सिर झुकाकर कहता है, गुड मॉर्निंग सर, इन फाइलों पर आपके साइन चाहिए। विक्रांत फाइलों को पढ़कर उन पर साइन कर देता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर चला जाता है। तभी डेनिस को किसी का फोन आता है और फोन सुनकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। फोन खत्म करके वह विक्रांत से कहता है, यार हमारा हथियारों वाला जो शिप था जो दुबई जा रहा था, उसे पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है।
विक्रांत डेनिस की बात सुनकर कहता है, डेनिस, तुम्हें पता है क्या करना है और उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का क्या हुआ? डेनिस अपने माथे पर एक उंगली से रगड़ते हुए कहता है, वो मिनिस्टर बीच में पंगे कर रहा है। विक्रांत ने डेनिस से कहा, तो उसे आज रात ऊपर पहुंचा दो और कल के कल हमारे किसी आदमी में से मिनिस्टर बना दो ताकि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमें जल्द से जल्द मिल जाए। डेनिस ओके बॉस बोलकर चला जाता है। वहीं विक्रांत भी अपनी सेक्रेटरी किया के साथ मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर चला जाता है। शाम के लगभग 4 बजे विक्रांत अपनी 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग करके अपने ऑफिस में लौटता है। विक्रांत अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठकर हाथ में ब्लैक कॉफी का कप लेकर लैपटॉप में कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। इस वक्त विक्रांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। विक्रांत का सिप लेकर खुद से कहता है, ये स्वीट हार्ट आज इतनी शांति के साथ कैसे चुपचाप अपनी स्टडी कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल विक्रांत सेफ्टी कारणों से अपने रूम को छोड़कर पूरे विला में कैमरे लगवा चुका था और वह इस वक्त अपने लैपटॉप पर हॉल में बैठकर स्टडी कर रही अंशा को देख रहा था, जो कभी भी इतनी शांति से नहीं बैठती थी। जब भी विक्रांत घर नहीं होता था तो अंशा ज्यादातर मैंगो, पेप्सी और सैंडी के साथ धमा चौकड़ी मचा कर रखती थी। विक्रांत को कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। वह अपना फोन टेबल से उठाकर अंशा को फोन करता है। वहीं विला में अंशा अपनी स्टडी में इस तरह खोई हुई थी कि उसे किसी और चीज का कोई होश नहीं था। अंशा अपनी बुक में खोई हुई थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। अंशा का ध्यान फोन की बेल से टूटता है और वह अपना फोन उठाकर उस पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर बुरा सा चेहरा बनाते हुए कहती है, कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। इस हवस के पुजारी का फोन क्यों आया है? कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं स्टडी बुक में मैगजीन रखकर पढ़ रही हूँ? गॉड, बचा लेना। फिर अंशा फोन रिसीव करती है। दूसरी तरफ से विक्रांत ठंडी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, हाउ आर यू फीलिंग? अंशा को नहीं पता था कि विला में कैमरे लगे हैं। वह फनी फेस बनाते हुए जवाब देती है, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ। विक्रांत ठंडी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, आज तुम इतनी शांति से पढ़ाई कैसे कर रही हो? वरना तो ये टाइम तुम्हारा धमा चौकड़ी मचाने का होता है। अंशा हैरानी से पूछती है, आपको कैसे पता कि मैं शांति से पढ़ाई कर रही हूँ? 1 मिनट, कहीं आपके चुगलखोर बॉडीगार्ड ने मेरी चुगली तो नहीं कर दी? विक्रांत सर, आपने ऐसे चुगलखोर आंटी टाइप के बॉडीगार्ड अपने विला की सिक्योरिटी के लिए रखे हैं? अंशा की बात पर विक्रांत हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वह अंशा से पूछता है, स्वीट हार्ट, हमारे बेबीज कहाँ हैं? अंशा तुरंत जवाब देती है, हमारे बेबीज तो मटर गश्ती करने गए हैं। विक्रांत हैरानी से, व्हाट? अंशा हंसते हुए कहती है, सर, पेप्सी और सैंडी अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हैं और मैंगो अपने रूम में सो रहा है। विक्रांत मैंगो के सोने की बात सुनकर आंखें छोटी करके पूछता है, स्वीट हार्ट, तुमने मैंगो को डांटा है? क्योंकि वह सुबह तभी सोता है जब कोई उसे बहुत ज्यादा डांट देता है। क्या तुमने उसे डांटा? अंशा क्यूट फेस बनाकर कहती है, विक्रांत सर, गजोदर भैया ने मैंगो की शिकायत की थी कि वह पेप्सी और सैंडी के साथ मिलकर उन्हें और मैक्सी को रोज डिस्टर्ब करता है और उन्हें रोमांस नहीं करने देता। इसलिए मैंने मैंगो को आज डांटा, पर मैं उसके जागने के बाद उसे मना लूंगी। विक्रांत मैंगो की हरकत सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर अंशा से कहता है, शरारती मम्मा के नौटी बच्चे। स्वीट हार्ट, तुम रात को तैयार रहना, हम डिनर पर चल रहे हैं और डिनर डेट के बाद बेड एक्सरसाइज करेंगे, ओके? इतना कहकर विक्रांत फोन रख देता है और अंशा को ऐसी में पसीना आने लगता है। अंशा खुद से ही बड़बड़ाती हुई कहती है, क्या आज रात भी विक्रांत सर मेरे साथ वो सब करने की सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मैं विक्रांत सर को अपने होने वाले हबी का हक नहीं छीनने दूंगी। अब अंशा को घबराहट महसूस हो रही थी। वह हाल के काउच पर पेट के बल लेटकर अपनी बुक में छुपाकर मैगजीन पढ़ रही थी। यह सब सोचकर उसे बेचैनी होने लगी। विक्रांत अंशा की स्टडी को लेकर काफी सीरियस था, इसलिए वह न तो उसे ज्यादा टीवी देखने देता था, न मैगजीन वगैरह पढ़ने। विक्रांत चाहता था कि अंशा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। अंशा काउच से उठकर गार्डन में पहुंच जाती है। उसका मन इस वक्त विक्रांत की भर भर के बुराई करने का था। पेप्सी और सैंडी घर पर नहीं थे, जो हमेशा उसकी बुराई सुनते थे,
और मैंगो भी सो रहा था, इसलिए अंशा एक नया शिकार ढूंढ रही थी जिससे वह अपने दिल का दर्द साझा कर सके। गार्डन में सिक्योरिटी के लिए जो बॉडीगार्ड खड़े थे उनमें से एक को देखकर अंशा डेविल स्माइल करते हुए उसके पास जाती है। उसकी यूनिफॉर्म पर लिखा नाम पढ़कर कहती है, मिस्टर रोहन, क्या मैं आपका थोड़ा टाइम ले सकती हूँ? फिर वह उसे गार्डन में पड़े झूले के पास ले जाती है। खुद झूले पर बैठकर अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहती है, मिस्टर रोहन, आपके बॉस एक साइको इंसान है, यू नो दैट। बॉडीगार्ड बिना किसी एक्सप्रेशन के झूले के पास गन लेकर खड़ा रहता है। अंशा की बात सुनकर भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अंशा आगे बोलती है, मिस्टर रोहन, आपके बॉस मुझे आज डिनर डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, पर क्या फायदा 7 स्टार होटल में जाने का जब वहाँ भी जाकर वही टेस्टलेस बॉइल्ड फूड खाना है। आपके बॉस के चंगुल में फंसकर मेरी जिंदगी बेरंग हो गई है। बॉडीगार्ड बिना देखे कहता है, मैम, आपको जाकर अपनी स्टडी करनी चाहिए। अंशा मुंह बनाकर जवाब देती है, मिस्टर रोहन, स्टडी की बात तो आप कीजिए ही मत। जब से आपका साइको बॉस मेरी लाइफ में आया है, मैं ब्राइट स्टूडेंट से नालायक स्टूडेंट बन चुकी हूँ। पहले मैं क्लास में टॉप करती थी, लेकिन अब टॉप तो दूर की बात है, पिछले 1 साल से लाइन पर पास हो रही हूँ, और इसका कारण है आपका बॉस। बॉडीगार्ड एक नजर अंशा को देखकर पूछता है, कैसे? अंशा झूले पर पैर ऊपर रखकर कहती है, वो ऐसे कि पहले मेरी लाइफ में बस पढ़ाई नाम की चुड़ैल थी, पर अब विक्रांत सर नाम का भी शैतान उसमें एंटर कर चुका है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर हमेशा विक्रांत सर की ठरक से बचने के प्लान सोचती रहती हूँ। एक बार की बात बताऊं, मिस्टर रोहन, बॉडीगार्ड रोहन सीरियस फेस बनाकर कहता है। नो, अंशा मासूम चेहरा बनाकर कहती है, पर मुझे तो बताना है और मैं बताकर रहूंगी। हाँ, तो मैं आपको वो किस्सा सुनाती हूँ। विक्रांत सर हमेशा अंशा, आई नीड यू कहते रहते हैं। एक बार मैं अपने मैथ्स के टेस्ट में यह लिख कर आ गई कि प्रोफेसर, आई नीड पासिंग मार्क्स, क्योंकि मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं की है। उस दिन मैथ्स प्रोफेसर ने मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया कि मेरे कानों से बस खून निकलने ही वाला था। विक्रांत सर की उल्टी सीधी बातें मेरे मासूम दिमाग पर कितना असर करती हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। बॉडीगार्ड रोहन को मन ही मन अंशा की बातों पर हंसी तो आ रही थी। वहीं अंशा गहरी सांस लेकर कहती है, मैं तो विक्रांत सर के चिड़ियाघर की जानवर बनकर रह गई हूँ, खुलकर सांस भी नहीं ले सकती। आपको पता है, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझ पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। हमेशा से ही मैं अपनी मर्जी की मालिक रही हूँ। जो मन में आता था खाती पीती थी, जहाँ घूमने का मन करता था मुंह उठाकर चल देती थी। लेकिन जब से आपके साइको बॉस के चंगुल में फंसी हूँ, जिंदगी बुरी तरह से उलझ गई है। पूरे दिन डरी डरी घूमती रहती हूँ। इतना कहकर अंशा की आंखें नम हो जाती हैं और वह एकदम चुप हो जाती है। 5 मिनट बाद बॉडीगार्ड रोहन पोलाइट तरीके से अंशा से पूछता है, मैम, क्यों आप अपने ही घर में डरी डरी घूमती हैं? अंशा नम आंखों के साथ कहती है, मैं इसलिए डरी डरी घूमती हूँ क्योंकि विक्रांत सर मेरे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है, विक्रांत सर मेरे साथ शादी कर रहे थे। उन्होंने शादी से पहले ही मेरे साथ सुहाग रात सेलिब्रेट करने की कोशिश की। आपके बॉस बहुत बड़े हवस के पुजारी हैं। बॉडीगार्ड रोहन नया था, उसने अभी 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था, इसलिए उसे विक्रांत और अंशा के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बॉडीगार्ड रोहन हैरानी से बोला, क्या? अंशा बॉडीगार्ड रोहन के सामने ही विक्रांत को दिल खोलकर गालियां देती है। बॉडीगार्ड रोहन अंशा का मासूम चेहरा देखता है, जिस पर उदासी साफ झलक रही थी। अंशा हमेशा तो हंसती, मुस्कुराती और मस्ती करती फिरती थी, लेकिन उसके दिल में कितना दुख था, यह वही जानती थी। अंशा कभी अपना दुख किसी के साथ साझा नहीं करती थी। जब कभी उसके दुख की इंतहा हो जाती थी, तो वह शराब में खुद को डुबा लेती थी, ताकि सब कुछ भूल जाए। इस वक्त अंशा इस कदर टूटी हुई थी कि वह बात भी नहीं सकती थी। नशे में विक्रांत का उसके करीब आना और उसे अपना बना ले लेना अंशा को ये सब बातें पागल कर रही थीं। अंशा का मन तो पुलिस में जाकर विक्रांत के खिलाफ FIR करने का था, पर उसे यह भी मालूम था कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट विक्रांत के इशारे पर नाचता है। अगर अंशा विक्रांत के खिलाफ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने भी जाती है, तो पुलिस खुद अंशा को वापस विक्रांत के पास छोड़ देती। अंशा पूरी तरह विक्रांत के जाल में फंस चुकी थी और उससे बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल था। अंशा अपने दुख को मजाकिया बातों के जरिए अपने दिल से निकाल रही थी। तभी विला का गेट खुलता है और विला के अंदर एक BMW दाखिल होती है। वह गाड़ी रुक जाती है। अंशा उस BMW को देखकर झट से खड़ी हो जाती है।
BMW के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं। पीछे की सीट से 2 औरतें उतरती हैं, जिनकी गोद में पेप्सी और सैंडी थे। आगे की पैसेंजर सीट से पेप्सी और सैंडी के पर्सनल बॉडीगार्ड्स उतरते हैं। जब भी पेप्सी और सैंडी बाहर जाते थे तो उनके साथ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स जाते थे। वे दोनों औरतें पेप्सी और सैंडी की नैनी थीं, जो उनकी देखभाल करती थीं। ये BMW पेप्सी और सैंडी की ही पर्सनल थी। वे हमेशा अपनी पर्सनल BMW में नवाबों की तरह बाहर घूमने जाते थे। अंशा को देखकर पेप्सी और सैंडी अपनी अपनी नैनी की गोद से उतरकर ममा ममा कहते हुए अंशा के पास जाकर उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करते हैं। अंशा पंजों के बल नीचे बैठकर दोनों के माथे पर किस करके बोलती है, तो कैसी रही तुम्हारे उस घमंडी दोस्त की बर्थडे पार्टी? सैंडी फुदकते हुए बोला, मामा हमें पार्टी में बहुत मजा आया। हमने बहुत डांस किया और बहुत टेस्टी फूड खाया। पेप्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए बोला, मामा कुल मिलाकर हमने रॉनी की बर्थडे पार्टी बहुत एंजॉय की। और आपसे क्या ही पूछें, आपका दिन तो डैडी की बुराई करते हुए ही गुजरा होगा। अंशा पेप्सी और सैंडी को घूर कर देखती है और फिर डांटते हुए उन्हें विला के अंदर ले जाती है। बॉडीगार्ड रोहन अंशा को पेप्सी और सैंडी से बातें करते हुए देखता है और सोचता है कि बेचारी मासूम लड़की उसके बॉस के चंगुल में फंसकर पागल हो गई है। वह कुत्ता और बिल्ली से इंसानों की तरह बातें कर रही है। उसे अंशा पर बहुत तरस आता है, लेकिन वह उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। विला के हॉल में मैंगो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर अपने काउच पर बैठा था। अंशा को देखकर मैंगो एक मासूम बच्चे की तरह उसके पास आकर कहता है, सॉरी मम्मा, अब मैं कभी भी रात को गजोधर अंकल को परेशान करने नहीं जाऊंगा। अंशा मैंगो की आंखों में आंसू देखकर पंजों के बल बैठ जाती है और मैंगो के माथे पर किस करके उसे गले लगाकर कहती है, मेरा समझदार बच्चा। इसके बाद चारों मिलकर पकड़ा पकड़ी खेलने लगते हैं। बेचारी अंशा तो विक्रांत के वाइल्ड रोमांस की वजह से लड़खड़ाते हुए मैंगो, पेप्सी और सैंडी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अंशा को देखकर मैंगो, पेप्सी और सैंडी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तीनों फर्श पर लौटपोट होकर हंसने लगते हैं। इस वक्त अंशा का मन बेबीज को पीटने का कर रहा था, लेकिन उन्हें पीटने के लिए भी तो पहले पकड़ना पड़ेगा और बेचारी अंशा तो चल भी बहुत मुश्किल से पा रही थी। अंशा पेप्सी और सैंडी को गुस्से में कहती है, अपने ठरकी डैडी के नालायक बच्चों, यहाँ मेरे पास आओ, नहीं तो। सैंडी हंसते हुए कहती है, मम्मा आप ऐसे फनी तरीके से क्यों चल रही हैं? सैंडी की बात सुनकर अंशा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अंशा मैंगो, पेप्सी और सैंडी को क्या बताए कि आखिर वह ऐसे क्यों चल रही है। वह सीढ़ियों पर ही बैठ जाती है। तभी मेड मैक्सी किचन से बाहर एक गिलास में करेले का जूस और 2 बाउल दूध लेकर आती है। वह गिलास अंशा को पकड़ाती है और बाउल पेप्सी और सैंडी के सामने रख देती है। तीनों के ही मुंह बन जाते हैं। तभी मैक्सी उन तीनों से कहती है, आप तीनों फिनिश करेंगे या मैं बॉस को फोन लगाऊं? तीनों मैक्सी की धमकी सुनकर डर जाते हैं। इस मामले में मैंगो के मजे थे, उसे ऐसा कुछ भी नहीं पीना पड़ता था। अंशा अपने करेले का जूस एक सांस में पीकर सीधे लिफ्ट से अपने रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचकर वह सीधे बाथरूम में जाकर उल्टी कर देती है और खुद से ही गुस्से में कहती है, विक्रांत सर को बेकार की खाने पीने की चीजों से इतना प्यार है कि खुद भी वही खाते हैं और मुझे भी वही खिलाते हैं। ऐसा साइको आदमी को कोई लड़की छोड़कर न भागे तो क्यों न भागे। तभी अंशा को आईने में अपने पीछे वही काला साया दिखाई देता है। यह देखकर अंशा घबरा जाती है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पीछे किसी को नहीं पाती। वह काला साया भी गायब हो चुका था। तभी बाथरूम की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। डर के मारे अंशा बाथरूम से बाहर आती है और पेप्सी और सैंडी को अपने रूम के बेड पर बैठे पाती है। अंशा लड़खड़ाते हुए पेप्सी और सैंडी के पास बेड पर बैठती है। उसे घबराया देखकर पेप्सी उससे उसके डर का कारण पूछता है। अंशा उन्हें बाथरूम वाली घटना बताती है। पेप्सी डरते हुए कहता है, मम्मा आखिर वो काला साया किसका है? वो हमारे घर में कैसे आया और हमसे क्या चाहता है? अंशा अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, पर हमें पता करना होगा। इसके बाद अंशा मैंगो, पेप्सी और सैंडी को गले से लगा लेती है। ओबरॉय इंडस्ट्री शाम के 6 बजे थे। ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी। वहीं जैसे ही डेनिस ऑफिस की पार्किंग में पहुंचता है तो उर्वशी को अपना इंतजार करते देख मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, डेनिस तुझमें कोई तो बात है कि लड़कियां तेरे पीछे दीवानी हैं। चलो अच्छा है। डेनिस एटीट्यूड में चलते हुए उर्वशी के पास जाता है और उसके गाल पर एक हल्की किस करके कहता है, बेबी गर्ल हाउ आर यू?
उर्वशी डेनिस की किस से सिहर जाती है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह शर्माते हुए आंखें झुका लेती है। उर्वशी शर्माते हुए कहती है, सर आई एम फाइन। डेनिस मुस्कुराते हुए कहता है, सो लेट्स गो टू डिनर बेबी। उर्वशी हाँ में सिर हिला देती है। फिर वे डेनिस की कार से ऑफिस से निकल जाते हैं। डेनिस कार ड्राइव कर रहा था, पर उसका ध्यान ड्राइविंग से ज्यादा पैसेंजर सीट पर बैठी उर्वशी की गोरी कमर पर था। डेनिस उर्वशी की गोरी कमर पर किस और बाइट करने के लिए बेताब हो रहा था। तभी वह अपनी कार एक सुनसान सड़क पर रोक देता है। दूसरी तरफ ओबरॉय विला में अंशा और उसके बच्चे अभी भी डर हुए थे और ब्लैंकेट ओढ़कर बेड पर बैठे थे। वहीं सैंडी डर की वजह से रोते हुए अंशा से बोली, मुझे डैडी के पास जाना है। अंशा सैंडी को गोद में लेकर उसके माथे पर किस करके प्यार से कहती है, बेबी मम्मा तो आपके पास है ना। पेप्सी अंशा से कहता है, मम्मा मुझे लगता है कि हमें डैडी को इस काले साए के बारे में बता देना चाहिए। अंशा गहरी सांस लेकर पेप्सी से कहती है, तुम पिछली बार का भूल गए जब मैंने विक्रांत सर को बताया था कि मुझे भूत दिखाई देते हैं। तब वह मुझे सीधे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे और उस साइकेट्रिस्ट ने विक्रांत सर को मुझे मेंटल असाइलम भेजने की सलाह दी थी। भूल गए? अंशा की बात पर मैंगो, पेप्सी और सैंडी हंसने लगते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि अंशा ने उस स्थिति से बचने के लिए विक्रांत से कहा था कि वह पढ़ाई से बचने के चक्कर में भूत दिखने वाली बात बोल रही थी। अंशा को क्या पता था कि विक्रांत खुद अब हर रात उसे पढ़ाने लगेगा और हर गलती पर विक्रांत अंशा के होंठों पर किस और बाइट करता था। बस अंशा ही जानती थी कि वह कैसे बची थी, इसलिए वह अब दोबारा वह गलती नहीं दोहराना चाहती थी। अंशा मैंगो, पेप्सी और सैंडी को घूर कर कहती है, तुम तीनों को बहुत हंसी आ रही है, रुक जाओ अभी। फिर वह मैंगो, पेप्सी और सैंडी के पेट में गुदगुदी करने लगती। चारों अपना डर भूलकर हंसने लगते हैं। फिर मैंगो अंशा से बोलता है, मम्मा आज आपको डैडी के साथ डिनर डेट पर जाना है, तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाना। सैंडी उत्साहित होकर अंशा की गोद में उछलते हुए कहती है, मम्मा आप ना प्रिंसेस की तरह तैयार होकर जाना ताकि डैडी आपको देखते ही देखते रह जाए। अंशा सैंडी के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ मैं प्रिंसेस बनकर डेट पर विक्रांत सर के साथ जाऊंगी ताकि तुम्हारे ठरकी डैडी की ठरक जाग जाए। पेप्सी हंसते हुए कहता है, तो मम्मा आप डैडी से डरती हैं? अंशा होंठ गोल बनाकर कहती है, तुम्हारे डैडी हैं ही राक्षस, उनसे तो हर कोई डरता है, तो मैं मासूम बच्ची क्या चीज हूँ। दूसरी ओर डेनिस और उर्वशी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी डेनिस धीरे धीरे उर्वशी की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसका क्लेवीज और पेट दिखाई देने लगता है। अब डेनिस अपना कंट्रोल खो चुका था। उसने अपने होंठ सीधे उर्वशी के क्लेवीज पर रख दिए और उन्हें बेतहाशा किस करने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उर्वशी को कुछ समझ ही नहीं आया। डेनिस उर्वशी के क्लेवीज पर किस और बाइट कर रहा था और उसका एक हाथ उर्वशी की कमर को सहला रहा था। डेनिस की हरकत से उर्वशी सिहर गई। उसने खुद को संभालते हुए डेनिस को दूर धकेलते हुए कहा, डेनिस सर प्लीज मुझे छोड़िए। डेनिस ने उसे दूर हटते हुए कहा, उर्वशी बेबी क्या हुआ? तुम कार में मेरे करीब आने में अनकंफर्टेबल हो तो हम किसी होटल या मेरे घर चल सकते हैं। उर्वशी ने आश्चर्य से उसकी बात सुनी और कहा, सर हम तो डिनर पर जा रहे थे। डेनिस ने उर्वशी के लोअर लिप पर बाइट करके कहा, हाँ तो बेबी मैं तुम्हें डिनर पर ही तो लाया हूँ। आज रात हम दोनों बेड पर एक दूसरे को खाएंगे। यह सुनकर उर्वशी ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, माँ सही कहती थी, हर भोली शक्ल वाला इंसान भोला हो यह जरूरी नहीं, और आज आपको देखकर माँ की बात पर यकीन आ गया। इतना कहकर उर्वशी अपने कपड़े ठीक करती है और डेनिस की कार से नम आंखों के साथ उतरने लगती है। वह सोचती है कि उसने कैसे लड़के को पसंद किया जो पहली ही मुलाकात में उसके साथ सिर्फ फिजिकल होना चाहता था, और यह डिनर का जाल उसने उसे फंसाने के लिए बिछाया गया था। उर्वशी कार से उतर ही रही थी कि डेनिस उसका हाथ पकड़कर कहता है, बेबी अब इतना भाव मत खाओ, मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक करती हो। डेनिस उर्वशी को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है और अपने सख्त होंठ उर्वशी के नरम होंठों पर रख देता है। वह उसे बहुत ही रूखे अंदाज में किस करने लगता है और साथ ही उर्वशी की साड़ी खोलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर अंशा बेबीज के साथ विला के प्राइवेट थिएटर में बैठकर कार्टून मूवी देख रही थी और वो सब डर भूलकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। तभी अंशा हंसते हुए बेबीज से कहती है,
बच्चों, इस कार्टून मूवी का विलेन बिल्कुल विक्रांत सर की तरह लगता है। बेबीज अपने डैडी की बुराई सुनकर एक साथ सड़ा सा चेहरा बनाकर अंशा से कहते हैं, मम्मा, हमारे हैंडसम और डैशिंग डैडी कहाँ से आपको इस मॉन्स्टर की तरह लगते हैं? सैंडी उछलते हुए कहती है, मम्मा, माई डैडी इज वर्ल्ड बेस्ट डैडी। अंशा उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, पर सच तो यही है, योर डैडी इज अ मॉन्स्टर वर्टिकल बार। विक्रांत की बुराई सुनकर बेबीज का रोने जैसा मुंह बन जाता है। उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ चुके थे। वे किसी भी पल फटकर रोने ही वाले थे कि अंशा उन्हें प्यार से गले लगाते हुए कहती है, मेरे बच्चे अपने डैडी से इतना प्यार करते हैं कि उनकी बुराई तक नहीं सुन सकते। वहीं इस बीच अंशा को भी कुछ याद आ जाता है और वह अचानक फटकर रोने लगती है। मैंगो अंशा को पहले हैरानी से देखता है और फिर पूछता है, मम्मा, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? सैंडी भी पूछती है, मम्मा, कुछ बोलो ना। Why are you crying? अंशा आधे भरे गले से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मेरे मॉम डैड की याद आ गई। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह अपने मॉम डैड से प्यार करती थी और कभी उनकी बुराई नहीं सुन सकती थी। एक बार तो मैंने अपने डैडी की बुराई करने वाले पड़ोस के अंकल पर काला पेंट डाल दिया था। मैंगो, पेप्सी और सैंडी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। अंशा को हंसाना जितना आसान था उतना ही उसे चुप कराना मुश्किल था। 1 घंटे रोने के बाद अंशा खुद ही चुप हो चुकी थी। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थीं। तभी अंशा को एक बार फिर थिएटर में वही काला साया दिखाई देता है। वह साया अचानक एक औरत का रूप ले लेता है। वह आत्मा अंशा को अपने पीछे आने का इशारा करती है और थिएटर से बाहर चली जाती है। अंशा और बेबीज उस आत्मा के पीछे चल देते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर वह आत्मा उनसे चाहती क्या है। आत्मा आगे आगे और चारों उसके पीछे पीछे। उनकी हालत पतली हो रखी थी क्योंकि उस आत्मा का चेहरा बेहद डरावना था। आत्मा के पीछे चलते चलते वे गार्डन में पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि गार्डन में मौजूद सभी बॉडीगार्ड बेहोश पड़े हैं। आत्मा डरावनी आवाज में अंशा से कहती है, मेरे पीछे आओ। डरते डरते अंशा और बेबीज उसके पीछे पीछे विला से बाहर निकल जाते हैं। आत्मा ने अपने जादू से सभी बॉडीगार्ड और सर्वेंट को कुछ देर के लिए बेहोश कर दिया था ताकि अंशा आसानी से उसके साथ जा सके। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत, जो अपने 7 स्टार होटल के VIP रूम में था, मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रहा था। उसने ब्लैक कलर का कोट पैंट और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। विक्रांत दरवाजा खोलता है तो सामने होटल का मैनेजर सिर झुकाए खड़ा था। सर, हमने होटल के टेरेस पर डेट के सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं और सर, आपके रूम को कैसे डेकोरेट करना है? विक्रांत एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, इस रूम को फर्स्ट नाइट के हिसाब से डेकोरेट करो और कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। वह विक्रांत के कहने पर बॉक्स रूम में रखकर चला जाता है। विक्रांत रूम का दरवाजा बंद करके बॉक्स खोलता है और देखता है कि बॉक्स के अंदर एक रेड कलर का स्लीवलेस गाउन था और साथ में एक सेक्सी ब्लैक कलर की नाइटी जो पूरी नेट की थी, जिससे पहनना या न पहनना बराबर था।